समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश चवन, प्रवक्ता एनसीपी एसपी गुट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यश, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये ईवीएम को आखिर कब तक निशाना बनाया जाएगा और ये क्यों निशाना बनाया जाता है हर चुनाव के बाद? विवेक जी, यदि आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही हो तो प्लीज बताइए। बिल्कुल आ रही सर, बताइए ना जी। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष या कोई एक दल हारने पर ईवीएम पे आरोप लगा रहा है। सवाल ये है कि जीतने वाले लोग जिनको इतना इतना गुरूर है कि हम तो जीत रहे हैं, 400 पार, 1500 पार, मणिपुर छोड़ के सब पार, उन लोगों को बैलेट पेपर से इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों उस पार्टी के लोग हर चुनाव में ईवीएम लेके भागते हुए पकड़े जाते हैं, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज में देखे जाते हैं? क्यों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है उसमें भाजपा के 4 लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं, जबकि ये संवैधानिक रूप से गलत है? और सीधी सी बात है, जब पूरा देश मिलके, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय मिलके ये बता रहा है कि इस तरह की चीजों में हैकिंग संभव है, करके दिखा रहा है, एक भारत का ही एक मीडिया हाउस है, उसने तो दिखा दिया कि ये देखिए हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कैसे हैकिंग होती है, कैसे उसकी सौदेबाजी होती है, सब बता रहे हैं। तो उसके बाद भाजपा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग भाजपा को बचाने में क्यों लगा हुआ है? क्यों हमारे सवाल करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त शेर सुनाते हैं और बीजेपी के लिए वो वही शेर आगे बढ़ा देते हैं? तो ये बातें सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बात आपके, मेरे और इस पूरे देश के हर एक मतदाता के मताधिकार के हनन होने की है। इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से इंजीनियरिंग कर रखी है कि जिस गली से इनको वोट कम मिलते हैं वहां ये काम नहीं करते और वो इनको ईवीएम बताती है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो सारी चुनाव पेटियां एक जगह खुलती थी और सिर्फ गिनती बताई जाती थी। अब ये बैठ के उसका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं और वोटर जो है वो इस दहशत में है कि इनके नेता से बात करने जाएंगे। जो हमने वीडियो देखा भी है, मोहन यादव के पास कोई अपनी याचिका लेके गया तो उन्होंने कह दिया भाई ना सांसद हमारा ना विधायक हमारा, काय का काम। इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए और पूरे समरी ये है कि वोटर यानी मतदाता के मताधिकार और पारदर्शी चुनाव के लिए हमें पूरी चुनाव प्रक्रिया जो इस समय चल रही है उसमें सीधी सीधी आपत्ति दिख रही है और उसके खिलाफ हम हैं। और उसमें बहुत बड़ा कारण ईवीएम है। बैलेट पेपर से सिर्फ इतना किया जा सकता है कि कोई पेटी उठा के ले जाएगा तो सुरक्षा रखी जा सकती है, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग खुद नहीं जानता कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्ट टीम है या नहीं। बार बार अलग अलग जवाब मिलते हैं। ऐसी संशय वाली चीज हमें नहीं चाहिए। लेकर तो आप ही आए थे। यश, लेकर तो आप ही आए थे, कांग्रेस पार्टी लाई थी। हाँ, कांग्रेस पार्टी लाई थी और उस समय अडवाणी जी ने उसका विरोध किया था, नरेंद्र मोदी उसका विरोध कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ईवीएम का डिजाइन था, जिस डिजाइन को कांग्रेस पार्टी लाई थी, वो सिर्फ एक काउंटर था। उसमें जो लिस्ट में नाम है उसमें केवल इतना पता चलता था कि इस नंबर पर इतने बार बटन दबाया गया है और उस आधार पर निर्णय होता था। अब तो इन्होंने उसमें वाईफाई जोड़ा, कनेक्टिविटी जोड़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। इनके लोग जाते हैं चुनाव आयोग के तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या ऑफिसर से जो भी वहां पर हैं उनसे वाईफाई कनेक्टिविटी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? स्ट्रांग रूम में 99% बैटरी रखी मिलती है, उसमें बीजेपी जीतती है। ऐसी कौन सी बैटरी है? यदि ऐसी बैटरी भारत ने खोज ली है तो हम फालतू परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई वाईफाई जोड़ दिया, कनेक्टिविटी जोड़ दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग बुलाए तो क्या कांग्रेस पार्टी ये प्रूव कर पाएगी कि ईवीएम से वाईफाई कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है वाईफाई से? विवेक जी, पूरा संसार दिखा रहा है। और नहीं, चुनाव आयोग ने जब आप लोग इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हैं अगर चुनाव आयोग बुलाए तो? मैं वही बता रहा हूं, जब चुनाव आयोग ने पिछली बार ये किया था तो एक बहुत अजीब सी उनकी शर्तें थी। आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना समय दिया जाएगा। तो ये नहीं है, हैकर को पूरा समय मिलता है, उसको पूरा सब साजो सामान मिलता है। जी, ठीक है। बराबरी का खुला मुकाबला कीजिए, फिर देखिए। ठीक है। एसएन सिंह जी, क्या ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है? विवेक जी, देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात पे कोई नाराजगी नहीं है। जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है वो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो भारत के ईवीएम को नहीं मानती है। उसके लिए जो है जॉर्ज सोरोस ठीक है, हिंडनबर्ग ठीक है, पाकिस्तान का परमाणु बम ठीक है,
अरे विवेक जी, आप पूछिए ना हमारे मित्र से कि सुप्रीम कोर्ट, ये सभी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रूफ हमारे मित्र को, बड़े भाई को देना चाहिए, जो इनके पास है, नहीं दे पाए। जानते हैं क्या है, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी खबर आई है, और मुझे लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे बड़े ही आदरणीय पी चिदम्बरम साहब, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा ईवीएम से हमारा कभी खराब अनुभव नहीं है, इनके पार्टी के नेता। एक बात, दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि वो भारत की संस्थाओं को हर जगह बदनाम करने की। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कहता है कि आपके पास अगर कोई तथ्य है तब आप लेकर आइए, बिना तथ्य के बात मत करिए, तो वहां नहीं लेकर जाते हैं। चलिए, चुनाव आयोग पे आपने आरोप लगा दिया, क्या संवैधानिक सारी संस्थाएं खराब हो गई? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस देश में आदरणीय विवेक जी, एक ही चुनाव प्रभावित हुआ है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, और वो था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का चुनाव, जिसमें पता नहीं क्या वो देश में इमरजेंसी भी लगा दी, जिसको हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई बताएंगे। सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसी ईवीएम से हुआ, महाराष्ट्र में जीत गए, उसी ईवीएम से हुआ, अधिक संख्या उनकी आती है हरियाणा में, कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार बनाते हैं। मुझे लगता है कि उसी ईवीएम से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी जीत जाती है। मैं तो विवेक जी एक जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम पर इस तरह से सवाल उठाना और बवाल मचाना है, अपने नेता को बचाना है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि एक बहुत तथ्यात्मक खबर छापा कि इनके यहाँ हुआ क्या था कि चुनाव के एक महीने पहले इंटरनल सर्वे कांग्रेस ने कराया था, जिसमें माना गया कि बेटी बचाओ योजना के नाते और लाडली बहन योजना के नाते जो हमारी मातृ शक्ति है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। इस नाते ये जो घमंडिया अलायंस है बुरी तरह से हार रहा है। ये हमारा सर्वे नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के सर्वे को। अब चूंकि राजकुमार को बचाना है तो ऐसी बात करना है, तो मैं तो विवेक जी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, और अभी आपके सहयोगी की जो सरकार बनी है झारखंड में, इसी समय वो ईवीएम से ही बनी है, और जो लूट की छूट आपके समय थी जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय एसएन सिंह जी जी, एसएन सिंह जी, अगर विपक्ष जो कि लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो विपक्ष अगर कह रहा है, बार बार कह रहा है ईवीएम 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 कह रहा है, तो आप एक बार हैकेथॉन करवा दीजिए, या चुनाव आयोग एक बार हैकेथॉन करवा दे। एक बार कराया था, ठीक बात है, मानते हैं उसमें कोई नहीं पहुंचा था, इक्का दुक्का पार्टियां पहुंची थी, एक बार और हैकेथॉन हो ही जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की आपत्ति को हर बार सिरे से खारिज करना क्या ठीक है? एसएन सिंह जी, विवेक जी, क्या चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? चुनाव आयोग पहले नहीं था, चुनाव आगे नहीं रहेगा, या चुनाव आयोग वर्तमान में नहीं है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप चुनाव आयोग के पास जाइए, और चुनाव आयोग के पास आप जाते हैं, चुनाव आयोग अगर आपकी बात को नहीं मानता है तो और भी संवैधानिक संस्था है। हमारे यहाँ विधि की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। आप न्यायालय गए, न्यायालय को थोड़ा सा भी लगता कि आपकी बात सही है तो मान जाता। न्यायालय को आपकी बात कैसे सही लगेगी विवेक जी? कैसी कैसी बात करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल आप समझिएगा जी। इनके बड़े नेता कहते हैं कि नहीं, भारत में तो पगड़ी बांधकर कोई सिख जा नहीं सकता है। न्यायालय में जाएंगे, क्या वो मानेगा? आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री और चौकीदार चोर का नारा, और फिर कान पकड़ माफी मांगने की बात। आप रुक जाइए, दो चीजें और जल्दी से आप देखिए। अब कैसे माने? मैं तो कह रहा हूं, विपक्ष को कौन नहीं मान रहा? विपक्ष को सब लोग मान रहे हैं, लेकिन आपको भारत के न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। ठीक है, चलिए बात भरोसे की। संजय द्विवेदी जी और महेश चवन जी का रुक कर रहा हूं। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, भरोसा क्यों नहीं है? इसी ईवीएम से हर जगह चुनाव होते हैं और इसी ईवीएम से सरकार बनती भी है और पलटती भी है। पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कुछ बातें कही जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर आज जल्दी से उसका रुख करते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रही क्राइम को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सुनते हैं उनको। और उनका परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों और कैसे हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर अब एक तरह से सीनियर सिटीजन्स भी, वो सीनियर सिटीज़न थे, सीनियर सिटीजन सदमे में हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, उनको एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, शूटआउट्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो पूरे दिल्ली में एक तरह से बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहा है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं
तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिल्ली के अंदर, और अब इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। सर लेकिन वो ऑडियो जारी कर तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था, दिल्ली के क्राइम को लेकर सवाल पूछा था, और एक बार फिर से अब जब रोहित कुमार अलख की पंचशील पार्क में हत्या की गई, एक बुजुर्ग जो कि अपने घर में रहते थे, वहां पर चाकू से 35 से ज्यादा वार किए गए और रोहित कुमार अलख की हत्या की गई, वहां पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। उस पर सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि भाई दिल्ली में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इसका क्या होगा, इस पर कौन ध्यान देगा। डिबेट पे वापस लौटते हैं। संजय द्विवेदी जी, आपके ऊपर सवाल था कि भाई बात भरोसे की है, तो ये भरोसा चुनाव आयोग पे भी नहीं है, क्या संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे की कमी इसकी मुख्य वजह है? देखिए विवेक जी, मैं कुछ बातें जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कि उनको ज्ञान की कमी है, तो ज्ञान पूरा हम कर दें। वैसे तो बड़े ज्ञानी है सब पुरुष जितने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों वाली पार्टी नहीं रही भैया, अब वो इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई कांग्रेस आई है। तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस बनाई गई थी, उस पर विचार फिर से कर लीजिए, पढ़ लिख लीजिएगा, शायद आपकी समझ में आ जाएगा। अब राहुल गांधी बहुत ज्यादा, राहुल गांधी पे आप कहते क्या राजकुमार है, सुन लीजिए, आप व्यक्तिगत हमले बंद करिए, आप तर्क दीजिए, कौन पढ़ लिख कर आया। अगर आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैंने देखा नहीं कहीं आपको, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, इस नाते देख लिया आपने ना, की बात बताइए कि किन कारणों से आपको आपत्ति है। रोकिए भाई, क्या करें बताइए। आप व्यक्तिगत हमले बंद करिए, अपनी बात को कहिए। आप बताइए को चुनाव आयोग बुला रखा है, आप वहां जाइए, सबूत दीजिए। अरे आप पहले बात सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, हम भी चिल्लाना जानते हैं, हम भी चिल्लाना जानते हैं। आपकी बात में ध्यान सुनिए, एक एक करके ध्यान सुन लीजिए, आप हमारी बात ध्यान सुन लीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा बचा जाना चाहिए। कोई मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस आई है, अंग्रेजों की बनाई पार्टी नहीं है। क्या मैंने गलत कह दिया इसमें? जानकारी कर लीजिए आप कि कांग्रेस आई कौन सी है, इसमें चिंचराने कौन सी बात। दूसरी बात उन्होंने कही राजकुमार बताते हैं, अरे वो प्रतिपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद है, आप जैसे नहीं है वो, सम्मान से नाम लिया करिए। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, वहां जाते हैं, इसी बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री से पहले पूछिए, 2015 में सियोल गए थे, उन्होंने कहा भारत में पैदा होना गुनाह है, पैदा हो गया हमने गलती कर दी। इससे ज्यादा बयान, गंदा बयान कौन सा सकता है इसमें? जो कहते थे डॉलर गिर रहा है तो सरकार भी वो गिर रही है। अरे भैया 85 रुपए पहुंच गया। द्विवेदी जी, बात पे आता हूँ आपके, द्विवेदी जी, ईवीएम पर आई, ईवीएम पर मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आपको, आपने हरियाणा चुनाव कराया, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, वायनाड में चुनाव हुआ, कहीं पे भी बैटरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 99% बैटरी मिली? पहला क्वेश्चन मेरा ये, महाराष्ट्र में मिली, हरियाणा में मिली, लेकिन झारखंड में, वायनाड में क्या 99% बैटरी मिली? नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, अगर 600 वोट टोटल वहां पे हैं तो 800 वोट कैसे हो गए? अब देखिए 600 वोट का है और 800 वोट हो जाते हैं। आप जब ईवीएम की अगर कोई बात करता है तो देखिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, भले दूसरी सरकारों ने बनाई हो, ईडी हुई, सीबीआई हुई, चुनाव आयोग हुआ, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है, इनकी नियुक्तियां करता है केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज ये हो गई है कि अगर वो करते हैं, और जो हमारे चुनाव आयोग के जो अब वो हैं, उनको 2 साल का वो भी मिला हुआ है, 2 साल उनकी बढ़ाई गई है। तो समस्या ये नहीं होती अगर हम सच्चे हैं। संजय जी, आपको जानकारी रत्ती भर नहीं है। संजय जी, बहुत सारे लोगों को सांसद बनाया गया, बहुत सारे लोगों को गवर्नर बनाया गया, मंत्री बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल बनाया गया। आपको जानकारी नहीं है, इसके नाते संवैधानिक संस्थाओं को ये नहीं कह सकते कि वो खराब है। हमें जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी तो कह रहे हैं संजय जी कि रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है।
अगर मान लेते हैं कांग्रेस ईवीएम गलत काम ईवीएम किए। को लेकर सवाल तो उठाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां भी हम हार जाते हैं जहां संभावना जीत की है। तो रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है। महेश चवन जी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन लेने के लिए, वापस लौटूंगा आपके पास। समीर चौंगावकर जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, बातें यहां कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। खड़गे जी ये भी कह रहे हैं कि भाई रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी है, ढांचागत बदलाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीता हुआ चुनाव हम हार जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम वाली बात भी है, और जब ईवीएम वाली बात है तो बीजेपी क्या 33-34 सीटें मैनेज नहीं कर सकती थी? 239 पर मेजॉरिटी से 33 सीटें कम होने का क्या मतलब था 2024 में? महेश चौहान जी। विवेक जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कितनी भी चर्चा इस ईवीएम पर करे, वो आकर रुक जाती है इस बात पर कि ईवीएम हैक नहीं हो। वहां पर बीजेपी की तरफ से बात खत्म करने की कोशिश की जाती है। अगर ये बात सच है कि ईवीएम हैक नहीं होता तो बैलेट पेपर भी हैक नहीं होता, तो ईवीएम ही क्यों, बैलेट पेपर क्यों नहीं? इसका जवाब बीजेपी ने देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं और उनको उस पर बहुत गर्व है और वो जीत के भी आते हैं। अगर वो इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि हर चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है वो जीता ही जाता है, तो फिर ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो क्या फर्क पड़ता है? इतने दिन ये बात कहते थे कि राजनीतिक पार्टियां ये मांग कर रही है, ठीक है, चलो, राजनीतिक पार्टियों की मांग शायद राजनीतिक स्वरूप की हो सकती, लेकिन आज आपने ही अपने प्रास्ताविक में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता भी अब ये मांग करने लगे। इसका मतलब ये है कि लोग भी ये चाहते हैं, लोगों के मन में भी संदेह है कि ईवीएम कहीं हैक तो नहीं हो सकता, ईवीएम कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हो सकता। तो ये लोगों की बात क्यों नहीं मानते? राजनीतिक पार्टी की बात, विपक्ष की बात नहीं मानते, हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, लोग जब ये मांगते हैं, लोगों के मन में संदेह, तो ये दूर करना ये सरकार का कर्तव्य है, उनके मन में अगर कोई संदेह है तो। अब आप देखिए, अब ये बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। तो जब बात चुनाव आयोग के ऊपर आती है तो चुनाव आयोग की वजह बीजेपी ही ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करने में लगती है। क्यों बीजेपी प्रोटेक्ट करती है? अगर वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है तो बीजेपी का क्या लेना देना? उन्होंने लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए या एक संवैधानिक संस्था के साथ, चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहना चाहिए? लोगों की जो मांग है उन्होंने देनी चाहिए। अभी जैसे कि चुनाव के वक्त अगर उन्होंने लोगों के लिए योजनाएं लाई, उनके हित के लिए योजनाएं लाई, लाडली बहन जैसी योजना लाई, तब क्या इन्होंने चुनाव आयोग से पूछकर लाई थी? तब क्या उन्होंने कोर्ट से पूछकर लाई थी? वो मांगे हैं वो चुनाव के अपने खुद के फायदे के लिए विदाउट किसी को पूछे बगैर, मतलब चुनाव आयोग या कोर्ट को पूछे बगैर लोगों के हित के लिए देती है। तो आज जो लोगों की मांगे तो उनके साथ खड़े रहने की बजाय आज वो चुनाव आयोग और कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो बीजेपी की चीजें हैं ये लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और अभी इसमें दो बातें हैं, बहुत सीरियस दो बातें हैं इसमें महेश जी। मेरा मानना यह है कि एक तो बैलेट पेपर से चुनाव लंबा होगा, लेंदी होगा और उसमें वक्त लगेगा। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, पहली बात। खर्चा ज्यादा आएगा। क्या वो खर्चा राजनीतिक पार्टियां वहन करने के लिए तैयार है? क्या वो खर्चा एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, बाकी के दल वहन करेंगे, या वो आम जनता की जेब से लिया जाएगा जैसा कि अब तक होता रहा? पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि 239 पर टिकने वाली भाजपा जो कि 400 पार के दावे कर रही थी, और यूपी में जो इंडिया अलायंस सबसे बड़ा अलायंस बनकर उभरा, वो तो इसी ईवीएम से हुआ। अगर बात मैनेज करने की ही थी, 4-5 हजार वोट का ही सवाल था, तो 239 से 272 जाने में कितना फासला था? 33 सीटों का फासला था। इन दोनों का जवाब दीजिए। मैं समीर चौंगावकर जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, अगर खर्चे की बात करते हैं हम लोग, तो 2024 के जिस लोकसभा चुनाव की आपने अभी जिक्र किया, वो 2024 का लोकसभा चुनाव 7 पेजेस में 1.5 महीने तक चला। क्या कम खर्चा आया इसके लिए हमारे देश को? ये खर्चा उनको चलता है। जिस लाडली बहन की वजह से ये जीते ऐसा ये दावा कर रहे हैं, उसके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया महाराष्ट्र में। ये खर्चा क्या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, बीजेपी ने अपनी जेब में से दिया था? ये खर्चा तो लोगों की टैक्स जो है उसमें से जो पैसा आया उसी से किया ना इन्होंने। तो बैलेट पेपर वाला चुनाव इससे भी कॉस्टली होगा ना सर? मैं तो यही कह रहा हूं, और इससे भी ज्यादा लंबा होगा। 3-4 महीने तक चुनाव ही चलते रहेंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? और क्या ये दावा आप लोग कर पाएंगे कि उसमें रिगिंग नहीं होगा? क्या पहले बैलेट बॉक्स लूटे नहीं जाते थे? क्या बूथ कैप्चर नहीं किए जाते थे? विवेक जी, जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो, उसके साथ अमित शाह जैसे गृह मंत्री हो, उनके राज में
बैलेट पेपर पे अगर करेंगे तो वो बूथ कैप्चर हो जाएंगे, ऐसा आपको कहना है? बीजेपी को कहने दो कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री वीक है, हमारे गृह मंत्री वीक है, बैलेट, ये हमको डर है कि अगर महेश चवन जी देखिए, तो कुतर्क का कोई आधार तो होता नहीं है। अब कब आप बोल दिएगा प्रधानमंत्री सुपरमैन है, प्रधानमंत्री हर बूथ पर जाएंगे और जो भी बूथ कैप्चर करेगा उसको उड़ा के अपने साथ ले जाएंगे और उसको पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करवा देंगे। ये कुतर्क वाली बात हो गई सर, ये इसमें कोई वो नहीं है फिर। नहीं विवेक जी सुनिए ना, विवेक जी अभी क्यों, अभी हमें भी जवाब देने दीजिए ना। आप बोल रहे थे कांग्रेस के जमाने में बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, तो क्या आपको मैंने बोला ये बीजेपी के जमाने में भी? महेश चवन जी ये बात आप कह रहे हैं, मैंने बोला पहले जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, आपने कहा कांग्रेस के जमाने में। पूछ रहा हूँ आपको कि क्या अभी भी आपको ये आशंका है कि इस बीजेपी की गवर्नमेंट में भी बीजेपी ये बूथ कैप्चरिंग होगा, ऐसी आपको आशंका है एज ए एंकर? सुनिए, लोगों को अगर लगता है, नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस बात को 100% पुख्ता किया जा सकता है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी? सुनिए विवेक जी, जिस तरह बूथ कैप्चरिंग होती थी ऐसा आपका आरोप है, उसी तरह हमारा आरोप और जनता का आरोप ये है कि ईवीएम का भी कैप्चरिंग होता है। तो इस पर ये भी लूट ही है ना। ये पॉइंट वाली बात आई, आपने कहा कि ईवीएम कैप्चरिंग होता है। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस।